हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यूपीएससी एग्जाम के बदलते पैटर्न के अनुसार तैयारी कैसे शुरू करें। यदि आप 2017 से 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कि प्रीलिम्स एग्जाम के स्तर पर और मेंस एग्जाम के स्तर पर क्वेश्चंस का जो डिफिकल्टी लेवल है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर हम प्रीलिम्स एग्ज़ाम की बात करें तो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो मेंस एग्ज़ाम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंतर्गत हम दो पेपर को फेस करते हैं। जीएस का पेपर फर्स्ट होता है और सी सैट का पेपर सेकंड होता है। तो इसमें अगर हम सी सैट के पेपर को देखें तो सी सैट के पेपर का भी जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ ही रहा है। और जीएस के क्वेश्चंस को देखें तो उसका भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने का हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए जिससे हम हमारे ऊपर इस डिफिकल्टी लेवल का जो इम्पैक्ट है बहुत ही कम पड़े, यानी हम प्रीलिम्स एग्जाम और मेंस एग्जाम को क्लियर कर सकें। अगर हम 2017 से पहले के जाएं तो उसके पहले के अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखें तो हम पाएंगे कि जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका होता था वो एक नॉर्मल अप्रोच होता था जहां पे हम आसानी से क्वेश्चन को कर लेते थे। लेकिन अगर हम 2017 के बाद देखें तो क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच है। क्वेश्चन पूछने का जो अप्रोच है वो साइंटिफिक अप्रोच है। ऐसे में अगर आप अपनी किसी भी टॉपिक को साइंटिफिक अप्रोच से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चंस को टैकल करने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसे इस प्रकार की समस्याओं से हम कैसे निपटे और कैसे अपनी प्रिपरेशन को धारदार बनाए ताकि हम इस एग्जाम को क्लियर कर सकें। तो एक पॉइंट अगर देखें इस पेपर का, अगर आप एनालिसिस करें, गहराई में जाके इसकी एनालिसिस करें, डेप्थ में जाकर अगर आप इसकी एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि जो फोकस एरिया है यूपीएससी एग्जाम का, उस पेपर से एक चीज़ तो क्लियर हो जा रहा है कि जिस बच्चे की एनसीईआरटी जो बेसिक पकड़ है, जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर अगर जिस बच्चे की पकड़ बेहतर है, जिसने एनसीईआरटी को समझा है, एनसीईआरटी को जिया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके प्रत्येक टॉपिक में कनेक्टिविटी ढूंढने का प्रयास किया है, टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ा है। और जब टॉपिक को कनेक्ट करके पढ़ेगा तो उस किसी पर्टिकुलर बुक के अंतर्गत अगर 10 चैप्टर हो तो 10 चैप्टर को कनेक्ट करने की कनेक्टिविटी का अप्रोच उसके एटीट्यूड में आ जाएगा, यानी प्रत्येक चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ पाएगा। और किसी टॉपिक में कनेक्टिविटी तब आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी अगर हम देखें कि जो ट्रेंड भले चेंज हो रहा है लेकिन क्या यूपीएससी एग्जाम एनसीईआरटी से ऊपर चला गया है, या कि इसके लिए हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ना चाहिए कि जहां से हम क्वेश्चंस कर सके। अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग से ये निकाल देना कि इसके लिए किसी आपको स्पेशल बुक पढ़ने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको केवल अपने पढ़ने का जो तरीका है वो चेंज करना है। अगर आप अपने पढ़ने के तरीके को चेंज कर दोगे तो आपका जो एनसीईआरटी है, आपकी एनसीईआरटी जो है, अगर आपने उस पर अपनी पकड़ बना ली बेहतर तो 70% तैयारी आपकी इस एग्जाम की आपके एनसीईआरटी से हो जाएगी। और 30% के लिए आपको अपनी स्टैंडर्ड बुक जो एम लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानिया की जो बुक होती है, रमेश सिंह की, ये 3 to 4 बुक केवल आपको ऐड करना है। तो पढ़ने का तरीका मैटर करेगा। पढ़ने का तरीका क्या है कि आप प्रत्येक टॉपिक को समझने का प्रयास करिए, नहीं कि आप किसी एनसीईआरटी की बुक को पढ़ना स्टार्ट किया तो आप उसको कम समय में आप उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हो। तो जल्दबाजी में अगर आप पढ़ते चले जाओगे, एक बेसिक अप्रोच जो आपके अंदर डेवलप्ड होगा वो नहीं हो पाएगा। आप प्रत्येक टॉपिक को समझने का प्रयास करिए, उसके डेप्थ में जाने का प्रयास करिए। और एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक है, अगर आप एक टॉपिक पढ़ें फिर आप जब नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो उस नेक्स्ट टॉपिक को आप फर्स्ट टॉपिक से कनेक्ट करने का प्रयास करें। क्योंकि जब तक आपके अंदर कनेक्टिविटी नहीं आएगी तब तक आप किसी भी टॉपिक को किसी भी जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और ना जब तक आपका नोट शॉर्ट नोट्स में नहीं कन्वर्ट होगा तब तक आप उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो आपकी स्टडी में कनेक्टिविटी दिखना चाहिए, और कनेक्टिविटी तभी आएगी जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आपको एनसीईआरटी का पढ़ने का अप्रोच क्या है कि आपको ये नहीं कि आप जल्द तेजी से आप उसको पढ़ करके निकलते चले जा रहे हैं, आपका कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। हर एक प्रत्येक टॉपिक को क्लियर करके आगे बढ़ा है, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट टॉपिक नहीं क्लियर होगा, जैसे एक बुक के एक चैप्टर के अंदर कई टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, तो जब तक आपका फर्स्ट टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको जो आप सेकंड टॉपिक में जाओगे सेकंड टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सेकंड टॉपिक होता है वो फर्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो ये पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, इस डिफिकल्टी लेवल
का आपके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, इसका इसका जो सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा। प्रत्येक कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके आगे बढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आगे बढ़ना है। अगर इस अप्रोच से आप बढ़ते जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए यही अप्रोच अपनाना है कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप तब नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग पे जाएं। तो इससे आपके अंदर एक कनेक्टिविटी का अप्रोच आ जाएगा और चीज़ों को आप काफ़ी समराइज कर पाएंगे, समरी के रूप में उसको रख पाएंगे। यानी अगर 10 चैप्टर है तो 10 चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो उस 10 चैप्टर को आप आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। आप अगर 10 चैप्टर के लिए अगर आप 100 पेज पढ़ रहे हैं तो आप उसको 10 पेज में कन्वर्ट कर पाएंगे। यानी आपको जो भी बुक आप यूज कर रहे हो एनसीईआरटी की, उस एनसीईआरटी की बुक में अगर 100 पेज है तो 100 पेज को आपको 10 पेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और आपको उसको 10 पेज में कन्वर्ट करना तभी आएगा जब आप इसी अप्रोच से आगे पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके कनेक्टिविटी के थ्रू आप उस कनेक्टिविटी का ढूंढने का प्रयास करोगे क्या इसमें कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो इस जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल है, इस डिफिकल्टी लेवल में जो आपको इसमें आपको हेल्प, आपकी मदद करेगा, जिससे आपको ये पेपर सॉल्व करने में दिक्कत नहीं, वो एक आपका पढ़ने का तरीका मैटर करेगा। आपका जो पढ़ने का तरीका वो सही होना चाहिए। इसी प्रकार से जिस प्रकार से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना, उसी प्रकार से आप जो स्टैंडर्ड बुक 3 to 4 स्टैंडर्ड बुक आप ऐड कर रहे हो, आपको उसे पढ़ना है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ते समय आप ये ध्यान दें कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का भी तरीका होता है। स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का तरीका आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने से पहले आपको एक तो बेसिक अप्रोच के लिए एनसीईआरटी को क्लियर करना है। सेकंड पॉइंट आपको ये करना है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को 8 से 10 सालों के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालिसिस करें, तो उससे आपको सीखने को मिलेगा कि कौन से एरिया इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने की संभावना होती है। और कांत की बुक से पॉलिटी आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत से बच्चे होते हैं वो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो हिस्ट्री का चैप्टर होता है। यानी जब तक आपकी मॉडर्न हिस्ट्री क्लियर नहीं होगी, होगी तब तक वो फर्स्ट चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए जब भी एम कांत की बुक को पढ़ें तो आप फर्स्ट चैप्टर से ना पढ़ें। एम कांत की बुक को आपको पढ़ने का जो सही अप्रोच है, जो स्मार्ट अप्रोच है, पढ़ने का सही तरीका है एम कांत की बुक का, वो है कि पहले आप एनसीईआरटी को क्लियर कर लें। आफ्टर डेट आप एम कांत की बुक को आपको पढ़ना, तो वहाँ सबसे पहले आप जो है कार्यपालिका के चैप्टर से शुरू करें पढ़ना, जिसमें आपको पहले प्रेसिडेंट पढ़ना है, फिर वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री के चैप्टर्स को पढ़ लें, मिनिस्टर के चैप्टर्स को पढ़ लें। इसी प्रकार आप स्टेट का पढ़ें, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, गवर्नर, राज्यपाल, इस तरीके से पढ़ें जो मेन कॉन्सेप्ट वाले। यानी एम कांत की बुक को पहले आपको उन चैप्टर को पढ़ना शुरू करना जहाँ पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। अगर आप वहाँ से स्टार्ट करते हो, जहाँ से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी, यानी केंद्र सरकार से केंद्र सरकार पढ़ने के बाद आप राज्य सरकार पढ़ते हो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ने के बाद आप हाई कोर्ट पढ़ते हो। इस तरीके इस अप्रोच से अगर आप पढ़ोगे तो एम कांत की बुक आपको काफ़ी पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, काफ़ी बुक आपको आसान लगेगा। लेकिन अगर आपका पढ़ने का तरीका नहीं सही होगा तो आपका उस बुक में आपका मन नहीं लगेगा, वो बुक आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको एनसीईआरटी की बुक, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने में घबराहट महसूस होती है। उसका रीज़न है कि उनको बुक को पढ़ने का तरीका नहीं पता है। अगर आपको बुक के पढ़ने का तरीका पता है, किस अप्रोच से किस तरीके से पढ़ें, तो आपको उसमें काफ़ी आनंद आएगा और आप उसमें काफ़ी समय दे पाएंगे। और जब किसी भी एनसीईआरटी बुक या स्टैंडर्ड बुक में आप तब तक समय नहीं व्यतीत कर पाएंगे जब तक आपका उसमें इंटरेस्ट ना हो। और यानी स्टैंड का इंटरेस्ट कब आएगा? जब आपका पढ़ने का तरीका सही हो। और इस पढ़ने का तरीका आपके अंदर कब आएगा? जब आप एक बेसिक अप्रोच एनसीईआरटी और उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते चलते हैं, तो उसी से आपके अंदर ये अप्रोच आएगा। तो अभी इसमें हमने ज़्यादातर जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड किया, क्योंकि यही जो है मेजर कमी 90% यूपीएससी एस्पिरेंट यही गलती करते हैं कि उनको पढ़ने का, ना तो एनसीईआरटी की बुक पढ़ने का सही तरीका पता होता, ना तो स्टैंडर्ड बुक का, और इस कारण से वो कोचिंग मटेरियल के पीछे भागते हैं। अब एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर आप 2017 से 2023 तक के पेपर को देखेंगे तो जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है उसमें जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं, जो प्रिंटेड नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं होंगे, क्योंकि प्रिंटेड नोट्स में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ये लोग फैक्ट भर देते हैं। प्रिंटेड नोट्स में काफ़ी ज़्यादा फैक्ट भर देते हैं, जिससे आपका एक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं हो पाता। और बेसिक एग्जाम के, अगर मेंस एग्जाम में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आपका जो थॉट प्रोसेस है वो आपका अच्छा होना चाहिए। और आपके अंदर थॉट प्रोसेस
आपका तभी अच्छा होगा, आपकी एनालिसिस किसी टॉपिक पे डिस्कशन करने की, एनालिसिस करने की कैपेसिटी आपकी तभी ज़्यादा होगी जब आप एनसीईआरटी जो ओरिजिनल एनसीईआरटी होती है आप उसको अच्छे से पढ़ते हो। और इनके प्रिंटेड नोट्स को पढ़ करके आपके अंदर क्रिएटिविटी का अप्रोच नहीं आएगा, क्रिएटिविटी का अप्रोच नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगा, फैक्ट ही आपके केवल दिमाग में ज़्यादा बैठेगा। तो इसलिए आज के समय में जो प्रिंटेड नोट्स है कोचिंग के, क्लास नोट्स है, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। जो आपको आपको जो अपनी तैयारी में जो ओरिजिनल सोर्स आपका है वो एनसीईआरटी है और कुछ स्टैंडर्ड बुक है, वो आपको रखना है। इसके साथ ही साथ आपको ये करना है कि जैसे आप देखते हैं कि कभी क्वेश्चन जब आप प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे कभी जो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं, कभी एंशिएंट से, कभी मीडियल से। तो 2023 के अगर प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर को देखें तो वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, जबकि इसके पहले अगर हम देखें तो आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते थे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे थे। बट इस टाइम 2023 के पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री से केवल दो क्वेश्चन पूछा और एंशिएंट हिस्ट्री से 7 to 8 क्वेश्चन पूछ लिए। तो इसलिए कभी ये गलती मत करना कि आप एक पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा फोकस करके जा रहे हो, एक को छोड़ करके जा रहे हो। तो जो आपके सिलेबस में है, ये ध्यान रखिए, जो आपके सिलेबस में है उस सिलेबस को अच्छे से समझना है और उस सिलेबस के थ्रू आपको तैयारी करनी है। जो आपके सिलेबस में है उसको आपको अच्छे से करके जाना है। और आपके पास जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उस पे जिस टाइप के जितने क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं, जो जितने भी टाइप आपको वहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। यानी इस डिफिकल्टी लेवल को अगर आपको फेस करना है, इसको मैनेज करना है, आपके ऊपर इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो आपको अपने पढ़ने के तरीके में सुधार लाना है। आपका जो पढ़ने का तरीका है वो स्मार्ट होना चाहिए। हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करके आगे बढ़ना है, उसमें एक क्रिएटिविटी ढूंढने का प्रयास करना है और साथ ही साथ आपको उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी टॉपिक वाइज सॉल्व करते रह रहे हैं ताकि आप उस पढ़ने के तरीके को सीख पाएँ और उस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएँ जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का फायदा ये भी होगा कि आप किसी भी बुक को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे कि उस बुक को कहाँ से हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए, किस एरियाज में हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस एरिया में हमें कम फोकस करना चाहिए, ये भी आप सीख पाओगे। तो आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ आया होगा। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।